एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और कल अपन ने जहां से छोड़ा उससे आगे आज अपन पढ़ना है जो स्टार्ट करते हैं। कल अपनी क्लास में अपन ने हड़प्पा के बारे में बहुत डिटेल से अध्ययन किया है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है और इसके अंदर एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो मुद्राएं और मोहरे हैं इनके अंदर एक चीज बस आप ऐड कर लीजिए कल की क्लास में कि मुद्राएं और मोहरों में क्या है, सबसे ज्यादा अंकन जो हुआ है, सबसे ज्यादा जो अंकन हुआ है वो वृषभ और हिरण का हुआ है। यानी मोहरे और मुद्राओं में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वृषभ वृषभ व हिरण का अंकन हुआ है। ठीक है, ये चीज आप लिख लीजिए। एक चीज ये एक्स्ट्रा है, वृषभ व हिरण का अंकन है जो संपूर्ण सैंधव सभ्यता में मोहरों पर क्या है, ज्यादा हुआ है। ये चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम आज अपनी इस क्लास में पढ़ने वाले हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। और मोहनजोदड़ो के बारे में करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को पता है अर्जुन बैच है जो मिशन आर्ट कंटिन्यू 14 अगस्त से क्या है स्टार्ट किया हुआ है और अपनी लगातार क्लासेज हैं जो इसके अंदर चल रही है। और अपने जितने भी साथी है उन साथियों तक इसको आप शेयर कीजिए, क्योंकि एकमात्र संस्थान है जो क्या करता है, अपने पुराने विद्यार्थियों को भी अपनी इस लाइव क्लासों में शामिल करते हैं। देखा जाए तो उनका पीछे की एग्जाम के साथ ही उनका कोर्स है जो एक्सपायर हो चुका है। मतलब उनकी जो वादा था मिशन आर्ट के साथ वो कंप्लीट हो चुका है, मिशन आर्ट ने कर दिया है। लेकिन विद्यार्थी हित को सर्वोपरि मानते हुए मिशन आर्ट ने पुनः उन विद्यार्थियों को कनेक्ट किया है। इसलिए मिशन आर्ट हमेशा से आरपीएससी का एक ही बैच चलाता आया है 4 साल से, और अब भी एक ही चलाएगा अर्जुन बैच। ये अपने जो नेशनल लेवल की जो वैकेंसी है उन सभी के बैचेज हैं जो अलग अलग इसके अंदर दिए गए हैं। और इनके अंदर हम बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अपना जो बैच है वो नटराज बैच है, जो इसके अंदर इसका लेबल नहीं लगा हुआ है। उसके अंदर अपन नेशनल लेवल की जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी को एक ही बैच के अंदर पढ़ाने वाले हैं। और जैसे मान लो किसी बच्चे ने नटराज बैच को परचेज कर लिया, तो मान लो आज परचेज किया और 1 महीने बाद में केवी की भर्ती आ गई, तो उसके अंदर केवी का कोर्स जो अपन अलग से पढ़ाएंगे वो उस नटराज बैच में आएगा। उसके अंदर नेट का कोर्स भी मिलेगा आपको। यूपी टीजीटी पीजीटी जितनी भी वैकेंसियां उस दौर में आएगी वो सभी की सभी आपको क्या है उसके अंदर करवाई जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज की इस क्लास में किसके बारे में, अपने मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़े उससे पहले मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, उसमें आप देखिए। अपन एक इमेज देखते हैं, एक इमेज को लेते हैं, उसके अंदर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो एक्चुअल स्थिति है वो आपको मैं दिखाता हूं। वो आपको दिखाता हूं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। एक तो ये इमेज है, इस इमेज को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये इमेज है और एक इमेज और लेके आते हैं। वो कौन सी है, वो है आपकी ये इमेज। एक है ये इमेज, यानी ये दो इमेज है, इनके माध्यम से अपन समझते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की एक्चुअल स्थिति। ठीक है, मैंने आपको बताया, अपन ने कब कल जब क्लास में पढ़ा था तो अपन ने देखा था कि जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है। और रावी नदी के कौन से तट पे है, बाएं तट पे है। आप यहां पर देखोगे तो आपको दिख जाएगा। देखो ये कौन सी नदी है, ये है आपकी इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। ठीक है, और यहां पर आप देखोगे तो आपको एक और नदी दिखाई दे रही है। ये कौन सी है, ये है रावी नदी। यानी ये कौन सी है, रावी नदी है। रावी नदी किधर से, इधर से निकल के इधर बह रही है। और हड़प्पा कहाँ है आपका, हड़प्पा है यहाँ पर। यानी ये एग्जिट लोकेशन है जिससे हमें पता चल रहा है कि हड़प्पा कहां पर है। हड़प्पा है आपका यहाँ पर। तो हड़प्पा है जो रावी नदी के किस तट पे है, हड़प्पा है जो रावी नदी के बाएं तट पे है। कहां पर है ये है बाएं तट पर। ठीक है, बाएं तट पर। अब
अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो को आप समझो, ये कौन सी नदी है? यहां से निकल रही है सिंधु नदी। कौन सी? सिंधु नदी। ठीक है भाई। सिंधु नदी के कौन से तट पर ये सिंधु नदी ऐसे जो बंगाल की ये जो अपना अरेबियन सी है इसके अंदर क्या है, ये गिर रही है, अरब सागर में ये गिर रही है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो है वो यहाँ पर है। मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के दाएं तट पे यहाँ बसा हुआ है। यहाँ कौन सा शहर बसा है? यहाँ बसा है मोहनजोदड़ो। और सिंधु नदी भी इस दिशा में बह रही है। यानी ये सिंधु नदी के किस दिशा में है? ये सिंधु नदी के दाएं दाएं तट पर है, दाएं तट पर। ठीक है। हड़प्पा है जो रावी नदी के कौन से तट पे है? हड़प्पा है जो रावी नदी के बाएं तट पे है। एक ये इमेज है और ये इमेज है। इस इमेज में देखोगे यहाँ पर ये दे रखा, ये दे रखी इंडस रिवर, यानी ये है कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी के किनारे यहाँ कौन सा शहर बसा हुआ है? यहाँ बसा हुआ था मोहनजोदड़ो। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नदी है, ये यहाँ पर हड़प्पा की क्या नदी नहीं दिखा रखी इन्होंने। हड़प्पा की जो रावी नदी है ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से बहती है। तो यहाँ पर कौन सा शहर है? यहाँ पर शहर था हड़प्पा। मेरे हिसाब से हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो की जो स्थिति है वो एकदम से आपको हो चुकी है क्लियर। इसके अलावा इसके अंदर एक चीज और आएगी, वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। यानी पहले जो चीज आगे आएगी वो चीज मैं आपको पहले बताता हूँ कि आपसे प्रश्न एक तो ये पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो है ये सिंधु नदी के किस तट पर है? तो किस तट पर है? दाएं तट पर है। इसमें एक ये चीज और पूछ ली जाती है कि किस दिशा में, दिशा पूछ ली जाए। दिशा देखा जाए तो इधर कौन सा है? उत्तर। इधर हो गया आपका दक्षिण। इधर हो गया आपका कौन सा? पूरब। इधर कौन सा हो गया? इधर हो गया पूरब। और इधर कौन सा हो गया? इधर हो गया पश्चिम। तो क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है? सिंधु नदी के पश्चिम दिशा में। ठीक है। यानी ये सिंधु नदी, ये उत्तर हो गया, इधर हो गया पश्चिम। तो सिंधु नदी के मोहनजोदड़ो किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। दो प्रश्न यहां से आपके मैप से होते हैं क्लियर। अगर आपको ये मैप एकदम से क्लियर आ गया तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर क्लियर है। फिर हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत डिटेल से। फिर हम पढ़ते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत डिटेल से। ठीक है। मोहनजोदड़ो के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ, यानी मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ आपको पता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। कहां पर है ये? ये है लरकाना। और लरकाना प्रांत कहां पर है? पाकिस्तान के सिंध वाले क्षेत्र में, पाकिस्तान के सिंध वाले प्रांत में है। एक बार सभी बता दीजिए कि हाँ सर मैप से 2-3 क्वेश्चंस हैं वो आपके एकदम से क्लियर हो गए हैं। ठीक है। कन्हैयालाल स्वामी, हेमंत गुजर, तब तक मैं आगे चीजें आपको बताता चलता हूं। शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला, मुर्दों का टीला। और इसके साथ साथ एक चीज आप ये मत भूलिए कि 27 तारीख को जो अपने प्राग ऐतिहासिक काल की जो क्वेश्चंस की जो क्लास है वो यूट्यूब पे लाइव होगी। तो आप सभी को वहां पर लाइव ज्वाइन करना है। वो 1-2 दिन में आपको जो यूट्यूब के ऊपर लाइव क्लास का जो शेड्यूल है वो आपको नजर आ जाएगा। उसके अंदर 200 प्लस क्वेश्चंस है वो अपन करने वाले हैं। महेश जी कह रहे हैं यस, सवेता पवार और शिल्पी अग्रवाल, सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। ठीक है। मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। स्थान की बात करें तो कहां पर है ये? स्थान है लरकाना। स्थान है कहां पर? लरकाना। कहां पर है ये? लरकाना में है, यानी लरकाना में है। और लरकाना में है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौन सा? सिंध प्रांत में है ये, हम कह सकते हैं कौन से? सिंध प्रांत में। और सिंध कहां का? पाकिस्तान का। दोनों चीजें याद रखना। हड़प्पा कहां पर है? हड़प्पा है मोंटगोमरी जिले में। प्रांत कौन सा लगता है?
पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान वाला है वहां पर, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों के दोनों पाकिस्तान में, ये आपको याद रखना है। मोहनजोदड़ो है जो लरकाना में है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? लरकाना में। एग्जिट स्थान इसका कौन सा है? लरकाना है। खुदाई की बात करें तो खुदाई का जो कार्य है ये हुआ था सन 1922 ईस्वी में, सन 1922 ईस्वी में। और खुदाई करता या उत्खनन करता या हम कह सकते हैं खोज करता कौन थे? राखलदास बनर्जी। यानी खुदाई का कार्य सन 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया? यह कार्य किया गया था राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? 1922 ईस्वी में खुदाई या उत्खनन, और करता कौन है? यह है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। प्रांत मान लो, क्षेत्र मान लो, आप तो लरकाना याद रखो ना, सीधा सिंध प्रांत है, ठीक है, लरकाना याद रखो बस। नदी की बात करें तो कौन सी नदी के किनारे हैं ये है कौन सी नदी के किनारे? ये है सिंधु नदी के किनारे। ये भी आपको ध्यान रखना, कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। और सिंधु नदी के कौन से तट पे हैं? ये सिंधु नदी के दाएं तट पे है, ठीक है। हड़प्पा सिंधु नदी के बाएं तट पे, ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे, ठीक है, दाएं तट पे नहीं, दाएं तट पर। दिशा की अगर बात करें तो कौन सी दिशा में है? ये है पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में। यहां तक की चीजें मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला, यानी मृतकों का टीला। कहां पर है ये? लरकाना में है। सिंध प्रांत है, प्रांत यानी राज्य मान लो आप, प्रांत यानी सिंध राज्य है, स्टेट है, और कहां का? पाकिस्तान का। खुदाई की बात करें तो 1922 ईस्वी में खुदाई या उत्खनन का कार्य राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। और इनको शॉर्ट में लिखा जाता है बहुत बार, क्या लिखा जाता है? आर डी बनर्जी। आर डी बनर्जी लिखते ही विद्यार्थी क्या करके आ जाते हैं? गलत करके आ जाते हैं। विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। अच्छा, याद रखने का तरीका बताता हूं। वैसे तो आपको ये याद रह जाएगा, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर भी अगर आप परीक्षा के अंदर कंफ्यूज हो जाओ कि हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसने किया और मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य है जो किसने करवाया। हाँ, लरकाना डिस्ट्रिक्ट, हाँ लरकाना डिस्ट्रिक्ट है जो अपने सिंध प्रांत में आता है, ठीक है। मैंने लरकाना प्रांत लिख दिया था, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो आप यहां एक जगह लिखो आप हड़प्पा, और एक लिख लो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। एक हो गया हड़प्पा और एक हो गया मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक नाम है आपके पास दयाराम साहनी और एक नाम है राखलदास बनर्जी। एक तो नाम आपके पास क्या है? दयाराम साहनी है, दयाराम साहनी, और दूसरे की खोज करता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, दूसरे का नाम क्या है? राखलदास बनर्जी। अब आप देखो, हड़प्पा नाम छोटा है ना, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी में बड़ा नाम कौन सा है? शब्द गिन लो आप, मात्रा को मत गिनो। 4 ये ले लो और 3 ये ले लो, कितने हो गए? 7। इधर आप लोगे तो कितने हो गए? कंप्लीट शब्दों की बात करें तो ये शब्द हो गए कितने? 3। इधर आप देखोगे 3 और 3, ये शब्द कितने हो गए? मोहनजोदड़ो में 6, राखलदास बनर्जी में 3, 2 5, और 5 और 3 कितने हो गए? मान लो 8 हो गए। कंप्लीट शब्दों की बात करें 8 हो गए। तो बड़े के साथ तो क्या कर दो? बड़े को मिला दो, और छोटे के साथ क्या कर दो? आप छोटे मिला दो। आपको तो दोनों के नाम कंप्लीट लिख करके फिर मिलाना है कि किसका कौन सा है। हड़प्पा की जो खुदाई या उत्खनन कार्य या खोज का कार्य सन 1921 में दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया। यहां तक की चीज है जो आपको हो चुकी है एकदम से कंप्लीट। और अब चले आगे।
अब इससे आगे चले तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो मोहनजोदड़ो है, ये शहर 7 बार से अधिक यानी उजड़ करके, यानी 8 बार उजड़ करके 9 बार बसा हुआ है ये शहर। इस प्रकार के जो साक्ष्य है ये हमें मिले हैं। ठीक है, तो ये चीज लिखो कि यहाँ से कहाँ से नोट लगा करके ये चीज आपको लिखा देता हूँ। नोट कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यहाँ से यानी मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो जोदड़ो से 8 बार उजड़कर, 8 बार उजड़कर 8 बार उजड़कर 9 बार, 9 बार शहर के बसने का, 9 बार शहर के बसने का साक्ष्य या बसने के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य मिले हैं। फिर बात में बात आती है कि सर साक्ष्य मिले हैं तो क्या मिले हैं? 7 कर्मिक स्तर मिले हैं, जिसके हमें क्या है? 7 कर्मिक स्तर यानी मिट्टी के गाद, मिट्टी की गाद यानी 7 कर्मिक स्तर है जो मिले हैं। क्या मिले हैं? साक्ष्य के रूप में हमें मिले हैं, मिले हैं। साक्ष्य के रूप में अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे जिसके 7 कर्मिक स्तर यानी क्या? मिट्टी की गाद, मिट्टी की गाद, मिट्टी की गाद है जो मिली है। अब इस चीज को आप समझना, मोहनजोदड़ो से 8 बार उजड़कर 9 बार बसने के शहर के, या 8 बार उजड़ करके 9 बार शहर के बसने के जो साक्ष्य हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। साक्ष्य के रूप में हमें क्या मिलते हैं? हमें मिट्टी के या मिट्टी की जो गाद है उसके 7 स्तर मिलते हैं। कितने स्तर मिलते हैं? 7 स्तर मिलते हैं। उससे हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो शहर है जो 8 बार उजड़ा था और 9 बार बसा, यानी 8 बार उजड़ा तभी तो 9वीं बार बसा, तो 8 बार उजड़ का ये हम कह सकते हैं कि 8 बार से अधिक उजड़ने के साक्ष्य हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। 8 बार से अधिक उजड़ करके बसने के साक्ष्य हैं जो हमें प्राप्त होते हैं। अब मिट्टी के गाद से हमें कैसे पता चलता है? देखो 7 कर्मिक स्तर देखते हैं। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये है, मान लो ये मिले। अब आप इसको समझो कैसे। 7 हमें कर्मिक स्तर मिले, मिट्टी के गाद मिले। पहली बार शहर यहां बसा, शहर बसा कब? फर्स्ट टाइम। ठीक है, शहर बसा तो सीधा बसा, तो यहां पर कोई किसी भी प्रकार की मिट्टी की गाद है जो नीचे नहीं मिली, पहली बार बसा। अब यहां पर उजड़ गया, उजड़ने के बाद इसके जितने भी जो घर वगैरह बने थे वो सारे के सारे मिट्टी में कन्वर्ट हो गए। तो यहां से हमें मिट्टी की क्या मिली है? फर्स्ट फर्स्ट लेयर प्राप्त हुई है। फर्स्ट लेयर है जो प्राप्त हुई है। फर्स्ट लेयर, प्रथम लेयर या प्रथम कर्मिक स्तर है जो प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर यहां से दूसरा, फिर बसा तीसरा, फिर बसा चौथा, फिर बसा पांचवा, फिर बसा छठा, फिर बसा सातवां, और फिर आपका बसा आठवां, और लास्ट कौन सा हो गया? 9वां। लास्ट की फिर हमें नहीं मिली, लास्ट क्या हो गया? 9वां हो गया। तो इस प्रकार के हमें कितने स्तर मिले हैं? मिट्टी के 7 कर्मिक स्तर यानी मिट्टी की गाद के 7 कर्मिक स्तर मिले हैं। तो उससे हम कह सकते हैं कि ये शहर 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा था। ठीक है, एक प्रश्न भी पूछा गया है, एक प्रश्न भी पूछा गया था कि बाढ़ से मोहनजोदड़ो शहर है जो 7 बार से अधिक नष्ट हुआ है। ये प्रश्न डीएसएसबी के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा शहर है जो बाढ़ से 7 बार से अधिक है जो नष्ट हुआ है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम लिखते हैं नोट, नोट हम लिखेंगे बाढ़ से मोहनजोदड़ो, बाढ़ से मोहनजोदड़ो
7 से अधिक बार नष्ट हुआ, 7 से अधिक बार नष्ट हुआ। ठीक है, बाढ़ से मोहनजोदड़ो 7 से अधिक बार नष्ट हुआ, यानी 7 बार के तो पुरातत्ववेताओं को साक्ष्य मिल चुके हैं, यानी 7 बार से ज्यादा नष्ट हुए। तो हम तो अभी देख रहे थे कि यहाँ पर ये शहर 8 बार उजड़ा और 9 बार बसा, 8 बार उजड़ गया, 9वीं बार बसा, मतलब ये शहर है जो 9 बार बसा। यहाँ तो 7 का जिक्र हो रहा है। एक मैं बताता हूं जो अंतिम है जो अपन जब लास्ट में आप मोहनजोदड़ो को समाप्त करेंगे तो वहां एक इतिहासकार है KUR कनेडिया, वो कहते हैं कि इस सभ्यता का या मोहनजोदड़ो ये पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसका जो विनाश है वो मलेरिया या फिर किसी महामारी से हुआ था, क्योंकि इनको जो साक्ष्य KUR कनेडिया को मिले थे वहां से उन साक्ष्यों में जो शव मिले थे उन शवों में मलेरिया के साक्ष्य है जो उनको प्राप्त हुए थे। इस वजह से KUR कनेडिया है जो कहते हैं कि इस सभ्यता का जो विनाश है, पूर्णतः विनाश है, वो किससे हुआ था, किसी महामारी से हुआ था। जैसे कि बाद में कोरोना भी आया है ना, बीच में और भी बड़ी बड़ी महामारियां हैं जो आती रहती है। तो हो सकता है कि लास्ट बार इस सभ्यता का विनाश है वो किसी महामारी से हुआ होगा। अगर ये 8 बार शहर के उजड़कर 9 बार बसने वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर ये कंसेप्ट है जो हमारे हो चुका है क्लियर, फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से मैं तब तक आपको करवा देता हूं रिवीजन। मैं क्या करवा देता हूं रिवीजन कि शाब्दिक अर्थ है मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला। शिल्पी अग्रवाल जी कह रहे हैं यस हो गया है। स्थान है लरकाना, यानी लरकाना जिले में है। प्रांत कौन सा है, सिंध प्रांत, यानी राज्य कौन सा है, सिंध। लरकाना याद रखना, सिंध वगैरह बहुत कम चांसेज है कि आपसे पूछ ले। महेश कुमार जी कह रहे हैं यस, तनु बंसल जी कह रहे हैं डन है, हेमंत जी गुजर कह रहे हैं ओके है, श्वेता जी पंवार है, नरेंद्र जी ठीक है, बहुत बढ़िया। खुदाई या उत्खनन कार्य या अपन कह सकते हैं खोज की बात करें तो 1922 में राखलदास बनर्जी यानी RD बनर्जी के द्वारा की गई है। नदी है ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, और सिंधु नदी की कौन सी दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। सिंधु नदी की किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, ये भी आपको याद रखना है। फिर मैंने आपको यहां पर आपको मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो से 8 बार उजड़कर वह 9 बार शहर के बसने के साक्ष्य जो हमें मिले। क्या मिले हैं साक्ष्य में, साक्ष्य में हमें मिले हैं 7 कर्मिक स्तर, किसके, मिट्टी की गाद के, मिट्टी की गाद के 7 कर्मिक स्तर हैं जो यहाँ से मिले हैं। अलका जी कह रहे ओके है, बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर। चलो फिर ये मैंने आपको मिट्टी की जो गाद वाला जो लेयर हमें जो कर्मिक स्तर है वो कंसेप्ट बताया, और ये प्रश्न है जो DSSB के एग्जाम में, DSSB 2018 TGT की जो एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में ये प्रश्न है जो पूछा गया है कि कौन सा शहर है जो, या मोहनजोदड़ो शहर है वो कितनी बार उजड़कर बसने के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर जो आंसर माना गया था वो ये माना गया था कि 7 से अधिक बार शहर है जो उजड़ा था, और 7 से अधिक बार उजड़ने के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब 8 भी कर दे तो भी आप करोगे, 9 भी अगर आगे डाल दे तो भी आप करोगे, 9 से ऊपर आप नहीं करोगे। 7, 8, 9 इनमें से जो भी आपको ऑप्शन मैक्सिमम मिले वो ऑप्शन आपको क्या है एग्जाम के अंदर करके आना है। ठीक है, 7, 8 और 9 में। अब चले आगे। फिर हम बात करते हैं, ये मैंने मैप आपको समझा दिया, और यहाँ एक चीज और लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी है। अब मोहनजोदड़ो से और कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं जो आजकल हम पढ़ते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से परीक्षा में प्रश्न है जो पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत की बात करें उससे पहले मैं एक चीज लिख देता हूँ, सीधा नाम ही लिख देता हूँ, अनानागार। यहां से भी क्या मिले हैं, अनानागार, अनानागार। इनको कोष्ठागार भी कहा जाता है, कोष्ठागार, अनानागार या इनको कोष्ठागार भी कहा जाता है। यानी इनके अंदर क्या होता था, इनके अंदर अन्न या जो धान गेहूं जो इनके पास जो भी खाने की चीजें होती थी
उनका भंडारण है ये करते थे, यानी ये भंडार गृह अपन कह सकते हैं। ये क्या है? भंडार गृह यानी स्टोर रूम, जिसके अंदर खाने पीने की जो वस्तुएं हैं वो ये डालते थे। ठीक है, तो अनानागार की बात करें तो ये अनानागार या कोष्टागार है, ये कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा से भी मिले हैं और मोहनजोदड़ो से मिले, हर जगह से मिले हैं ये लगभग। तो ये कौन से बात करें? ये बात करें अपन मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो से। ठीक है भाई, इसके अलावा बात करें तो यहां से कितने, इसके अंदर कितने मकान हैं उनको अपन कह सकते हैं कोठे। क्या कह सकते हैं? कोठे कह सकते हैं। मकान को कोठा कह सकते हैं, इस वजह से तो इसको कोष्टागार कहा गया है। ठीक है, तो इसके अंदर कितने कोठे हैं? इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर कुल 27 कोठे हैं। 27 कोठे, कोठे है, 27 कोठे हैं। ये कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ था, कुछ ये इस प्रकार से ये बना था। इसके अंदर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके कितने मकान बने हुए थे? इसके अंदर कुल मिलाकर के 27 कोठे हैं जो बने हुए थे। और हड़प्पा वाले में कितने बने हैं? हड़प्पा वाले में 12 कोठे यानी 12 मकान बने हुए हैं। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो बड़ा कौन सा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले में देखा जाए तो बड़ा कौन सा है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वाले में देखा जाए तो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, बड़ा ये है। ठीक है, अब संख्या में कोठों की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा कौन सा है? ये है, क्योंकि इसमें कितने हैं? 27 हैं और उसमें कितने हैं? 12 है। ठीक है, उसमें कितने हैं? 12 है। अच्छा, इसके अंदर अगर हम बात करें, आपसे प्रश्न अगर ऐसे पूछे, यहां प्रश्नों का ध्यान रखना, प्रश्न पूछते टाइम या तो वो पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो आप क्या करोगे? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है अनानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? अनानागार है। आपसे प्रश्न पूछे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता की पूछे, इसका मतलब वो मोहनजोदड़ो की नहीं पूछ रहा, वो सिंधु घाटी पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा है। तो वो क्या है? वो है लोथल का गोदीवाड़ा। ये लोथल का गोदीवाड़ा। दोनों प्रश्न आप ध्यान रखना, दोनों प्रश्नों को आप याद रखना, दोनों प्रश्नों का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक, अनानागार ये मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारतें हैं। सबसे सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत है। ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है भाई, ये चीजें हो चुकी है क्लियर। अच्छा, इनका आकार भी लिख लो। इसका आकार है 230 गुना 78 फीट। कितना इसका आकार है? इस अनानागार का जो आकार है ये है 230 गुना 78 फीट। 78 फीट यानी ये इसकी लंबाई हो गई, ये इसकी चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में बात करें तो अच्छा 78 है ना, 87 लिख दिया क्या मैंने? 78 फीट, 230 गुना 78 फीट, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अनानागार अपन ने पढ़ा, अनानागार या कोष्टागार कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कितने कोठे हैं, कितने मकान है इसके अंदर? 27 कोठे या 27 मकान है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की ये सबसे बड़ी इमारत है और इसका आकार कितना है? 230 गुना 78 फीट इसका क्या है? आकार है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। दूसरा प्रश्न आता है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। यहीं से लिख लेते हैं मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत। अगर ये प्रश्न ऐसे पूछे, मोहन जोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत, सार्वजनिक इमारत कौन सी है? अनानागार, सॉरी सनानागार। ग्रेट बात, ग्रेट बात यानी सनानागार, सनानागार। तो एक तो अनानागार पूछेगा और एक पूछेगा आपसे सनानागार।
प्रश्न जब ऐसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो कौन सी रहेगी? अनानागार। तो फिर बाद में विद्यार्थियों का प्रश्न आ जाता है कि सर अनानागार बड़ी, तो फिर वो सनानागार क्या है? सनानागार सार्वजनिक सबसे बड़ी इमारत है। सार्वजनिक सबसे बड़ी इमारत है, सबके लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपकी सबसे बड़ी इमारत है सनानागार। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सनानागार के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं सनानागार के बारे में। सनानागार से पहले एक बार फिर बता देता हूं, अनानागार को कोष्टागार भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ये हड़प्पा से भी मिले। संख्या में देखा जाए तो संख्या में कोठों की संख्या से बात करें तो मोहनजोदड़ो वाला बड़ा है, हड़प्पा वाला छोटा है, क्योंकि हड़प्पा वाले में 12 है और इसमें कितने 17 कोठे हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? अनानागार मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत कौन सी मानी जाती है? तो वो मानी जाती है सनानागार। इसके आकार की बात करें तो 230 गुणा 78 फीट है। इसका आकार कितना है? 230 गुणा 78 फीट है। अब ये आ गया आपका कौन सा? ग्रेट बाथ। ये आप देख सकते हो, ग्रेट बाथ की जो इमेज है ये आपके सामने नजर आ रही है। ठीक है, क्या है ये? ग्रेट बाथ या सनानागार कहां से मिले हैं? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहां से मिला है ये मिला है मोहनजोदड़ो से। बहुत महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मिला है। ये रहा आपका ग्रेट बाथ, ये रहा आपका कौन सा? ग्रेट बाथ। ठीक है, ये रहा कौन सा? ग्रेट बाथ। आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर एकदम से बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्या है। एक तो मैंने आपको बताया मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है, वो मैं आपको यहीं पर लिख देता हूं। ये क्या है? ये मोहनजोदड़ो की मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत, सार्वजनिक इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी सार्वजनिक इमारत है कौन सी? ये सनानागार। कौन से? ये सनानागार। अच्छा, इसका महत्व क्या था? सार्वजनिक क्यों है? क्योंकि इसका महत्व था धार्मिक। धार्मिक महत्व पर सभी लोग इसके अंदर एक जगह पर क्या करते थे? स्नान करते थे। जैसे आज भी कोई तीर्थ वगैरह आते हैं तो वहां पर सभी लोग हैं जो सामूहिक रूप से क्या करते हैं? स्नान करते हैं। तो इसका महत्व था सार्वजनिक। क्यों इतना बड़ा बनाया गया? क्योंकि इसका महत्व था धार्मिक। धार्मिक महत्व था। यहाँ पर लोग क्या है? किसी अवसर के ऊपर सामूहिक स्नान है जो किया करते थे। ठीक है, तो इसका महत्व है। दूसरी चीज इसमें हमें क्या देखनी है? हमें देखनी है इसका महत्व क्या था, क्यों इतना बड़ा ये बनाया गया। तो इसका महत्व देखते हैं। महत्व, महत्व क्या है इसका? इसका महत्व है धार्मिक महत्व। धार्मिक महत्व है। महत्व क्या है? धार्मिक है। क्योंकि क्योंकि यहां पर क्या है? सामूहिक रूप से किसी अवसर पर स्नान किया जाता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है, यहां पर सामूहिक रूप से स्नान किया जाता था। ठीक है, स्नान करते थे, सामूहिक रूप से यहां पर स्नान किया जाता था। कहां पर? इसे ग्रेट बाथ में। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्रेट बाथ की प्रॉपर इनकी क्या विशेषता है? इनका आकार क्या है? इनके आकार की बात करें तो इनका ये जो आकार है, ये लंबाई वाला है, ये कितना है? इसकी जो लंबाई है ये कितनी है? ये है 39 फीट। कितनी है ये है आपकी 39 फीट। 39 फीट। इसकी ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है ये आपकी है कितनी? 23 फीट। कितनी है? 23 फीट है। और इसकी ये जो गहराई है, इसकी ये जो गहराई है, ये गहराई कितनी है? ये गहराई है 8 फीट। गहराई कितनी है? गहराई है 8 फीट। तो हम इसका आकार देखते हैं, यहां लिखते हैं आकार। आकार कितना है? 39 गुणा 23 इंटू 8 फिट, ये आपको याद रखना है। इसका आकार कितना है? इसका आकार है 39 गुणा 23 इंटू
8 फीट। ठीक है, तो लंबाई कितनी है 39 फीट, चौड़ाई कितनी है 23 फीट, और इसकी गहराई यानी कितना गहरा है ये, तो ये 8 फीट गहरा है। ठीक है, ये कितना है 8 फीट गहरा है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर क्या बने हैं, ये इसका हो गया उत्तरी कोना, कौन सा हो गया उत्तरी कोना, और ये इसका कौन सा हो गया, ये हो गया इसका दक्षिणी कोना। ये कौन सा हो गया, ये हो गया इसका दक्षिणी कोना यानी दक्षिणी भाग। उत्तरी और दक्षिणी कोणों में क्या बनी हुई है, सीढ़ियां बनी हुई है। यहां आप देख सकते हो उत्तरी, यहां क्या बने हैं सीढ़ियां बनी है, और यहां आप देखोगे तो इस साइड में सीढ़ियां हैं जो यहां पर बनी है। तो उत्तरी कोने और दक्षिणी कोने में दोनों साइड से क्या बनी है, सीढ़ियां बनी है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो आपको याद रखनी है इसके उत्तरी और दक्षिणी कोने में। उत्तरी कोणे व दक्षिणी कोणे, दक्षिणी कोने में क्या बनी है, सीढ़ियां बनी है, सीढ़ियां बनी है। ठीक है, सीढ़ियां बनी है। ठीक है भाई, उत्तरी और दक्षिणी कोने में क्या बनी है, सीढ़ियां बनी है। ये सारी चीजें भी अपने हो चुकी क्लियर। सीढ़ियां कहाँ है, ये देखो आप, ये इधर उत्तरी कोने में है, और ये कौन सा है, ये है दक्षिणी कोना। ये कौन सा है, दक्षिणी कोना। जस्ट इसके ठीक सामने क्या बनी हुई है, यहाँ पर सीढ़ियां बनी हुई है। ये इमेज है जो हमारी टीम के द्वारा HD क्वालिटी में तैयार की गई है, किसी की कॉपी पेस्ट इमेज ये नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए इमेज है जो तैयार की गई है, आप मस्त रहिए। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसके अंदर पानी कहाँ से आता था, क्या ये हमेशा से भरा रहता था, नहीं। इसके अंदर पानी है जो इसके पास में क्या बनाए गए थे, टैंक बनाए गए थे। इसके पास में क्या बनाए गए थे, टैंक बनाए गए थे। उन टैंकों से क्या है, पानी है जो इसके अंदर आता था। ठीक है, तो यहाँ पर जल संग्रहण के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। यहां से हमें क्या मिलते हैं, जल संग्रहण के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके पास क्या बने हुए थे, टैंक बने हुए थे। टैंकों से पानी इसके अंदर आता था, और इसका पानी है जो फिर बाद में किसी काम में ले लिया जाता था। तो हमें जल संग्रहण के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। यहां से हमें क्या मिले हैं, टैंक मिले हैं। ठीक है, पानी के टैंक, टैंक पानी के टैंक मिले। इससे हम कह सकते हैं कि हमें यहां से जल संग्रहण, जल संग्रहण के साक्ष्य मिले। जल संग्रहण के साक्ष्य हैं जो मिले हैं, कहां से मिले हैं, ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। अच्छा, ये जो स्नानागार था, इस स्नानागार के तीनों ओर क्या बने हुए थे, बरामदे बने हुए थे। इस स्नानागार के तीनों ओर क्या बने हुए थे, बरामदे बने हुए थे। मतलब धार्मिक महत्व था, तो लोग आते थे, तो लोग किन में रुकते थे, ये जो बरामदे वगैरह होते थे, यहाँ पर लोग हैं जो रुकते थे। तो तीन ओर क्या बने हुए हैं, बरामदे बने हुए। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके तीनों ओर यानी इसके तीन ओर, एक साइड तो खाली था जिस साइड में पानी के टैंक वगैरह बने हुए थे या बाहर निकलने के रास्ते बने हुए थे, लेकिन ये देखो इधर आप देखोगे, देखो ये दिख रहा है आपको इस साइड में, इसके इस साइड में और इसके इस साइड में, यानी एक इस साइड में इसके क्या बने हुए थे, इसके बरामदे हैं जो बने हुए थे। वो भी आप लिख लो, इसके तीनों ओर, यानी इसके तीनों ओर, तीनों ओर, इसके तीनों ओर बरामदे बने हुए हैं, बरामदे बने हुए थे। इसके तीनों ओर क्या बने हुए थे, बरामदे हैं जो बने हुए थे। ठीक है, इस स्नानागार के तीनों ओर क्या बने हुए थे, बरामदे बने हुए थे। तो ये चीज है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो एक बार मुझे बता दीजिए। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो निदेशक थे कौन, सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल है जो इसे तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहते हैं, यानी इसको विराट वस्तु या ग्रेट बाथ की संज्ञा है जो देते हैं। कौन देते हैं, ये देते हैं संज्ञा सिंधु घाटी सभ्यता के जो निदेशक हैं, कौन है, सर जॉन मार्शल। तो हेमंत जी कह रहे हैं ओके सर क्लियर है, मोनू जी कह रहे हैं क्लियर है, शिल्पी अग्रवाल जी क्लियर है, महेश कुमार शर्मा क्लियर है, निकिता दर्जी क्लियर। ठीक है, सबको क्लियर हो चुका है। एक एक चीजें क्लियर कराएंगे अपन इसी प्रकार से।
आने वाली जो चीजें हैं अपनी कंप्लीट क्लास है वो इसी प्रकार से चलेगी। जहां इमेज की आवश्यकता होगी, जो इमेज अपने पास उपलब्ध होगी, वो सारी की सारी इमेज हैं जो आपको यहाँ पर लगा करके इमेज के माध्यम से एक चीज है जो दर्शाई जाएगी। यूट्यूब पे इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने विद्यार्थियों तक कि देखिए इस प्रकार के जो बैचेज हैं ये मिशन आर्ट चलाता है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर हम बात करें तो मैं आपको एक चीज लिखा रहा था वो आप लिखिए। चीज ये थी कि नोट लगा करके आप लिखिए, नोट लगा करके एक चीज आप लिखिए क्या कि मार्शल महोदय, सर जॉन मार्शल की बात करें, ठीक है, मार्शल महोदय या मार्शल महोदय ने इसे तत्कालीन विश्व का यानी उस समय के विश्व की एक आश्चर्यजनक जो निर्माण है वो कहा था। मार्शल महोदय ने इसे इसे तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। आश्चर्यजनक निर्माण कहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्शल महोदय ने इसे क्या कहा, इसे ग्रेट बात कहा। इसे क्या कहा था, इसे ग्रेट बात कहा था, ग्रेट बात कहा। या फिर अपन कह सकते हैं कि इसको मार्शल महोदय ने विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी, विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसको दी थी, ये दी थी ग्रेट बात को यानी सनानागार को, ठीक है। अगर सनानागार से संबंधित आपको सारी चीजें हैं वो हो चुकी है कंप्लीट अपनी, ठीक है। सबने बता भी दिया, निकिता जर जी, महेश जी, ठीक है, सबने बता दिया, ओके बहुत बढ़िया। यानी ग्रेट बात से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए हैं, वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर है जो करवा दिए हैं। अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं आगे ये जो आपका जो ग्रेट बात है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार आप दोबारा से देख सकते हो। ये किसकी इमेज है, ये ग्रेट बात की इमेज है, सनानागार की इमेज है। किसकी इमेज है ये, ग्रेट बात यानी सनानागार की इमेज है, सनानागार की इमेज है। इसे मार्शल महोदय है जो विराट वस्तु की संज्ञा देते हैं, यानी तात्कालिक विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण है जो इसको बताते हैं। फिर आ जाती है अपनी एक और दूसरा साक्ष्य, हमें क्या मिलता है यहाँ से मिलता है हमें पशुपतिनाथ की मुद्रा या पशुपतिनाथ की सील मिलती है, ठीक है। यहाँ से क्या मिलती है हमें, पशुपतिनाथ की एक सील मिलती है। हम कह सकते हैं कि यहाँ से एक तीन मुख वाले देवता का अंकन है जो किस पे किया गया है, एक मोहर पे किया गया है जो कि ध्यान में लीन है, यानी पशुपति है जो ध्यान में लीन है। इसको तीन मुख वाला देवता है जो बताया गया है। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जाता है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि तीन मुख वाले देवता का अंकन एक मोहर पर किया गया है, उसे क्या कहा गया है, उसे पशुपति नाथ कहा गया है, या ये कहां से मिली है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है, क्या है ये है मोहर या सील। ये तो है एक्चुअल इमेज, ये तो है वास्तविक इमेज। अब इसकी जो इमेज है, जो एक एचडी इमेज है जो हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है, उससे अपन समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वास्तविक इमेज तो ये है, एक्चुअल इमेज तो ये है, लेकिन इस इमेज के द्वारा थोड़ा सा समझना क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब ऐसे इमेज है जो बहुत क्लियर उपलब्ध है जो नहीं होती है। इंटरनेट पे भी क्लियर है इमेज है जो उपलब्ध नहीं होती है, इतने बड़े पैनल पे ये नहीं दिखती, इसलिए हमारी टीम ने एक दूसरी इसकी कॉपी इमेज है जो तैयार कर दी है। यानी उससे अपन समझ सकते हैं कि इस सील के ऊपर क्या क्या चीजें हैं। एक तो इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से एक तीन मुख वाले देवता का अंकन है, यही है वो तीन मुख वाले देवता, जिसे क्या कहा गया है, जिसे कहा गया है पशुपति नाथ, जिसे कहा गया है पशुपति नाथ, ये रही। इससे अपन समझते हैं, इसके ऊपर लिखते हैं, कोई भी चीज देखनी होगी वो वहां पर जाकर के हमें देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले बात करें तो ये कहां से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है ये,
ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ये आप लिख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो ये कहां से मिली है, स्थान, स्थान की बात करें तो ये मिली कहां से है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से कहां से मिली है ये मिली है आपकी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसे पशुपति की मुद्रा या पशुपति की सील या फिर इसे शिव की आकृति भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको शिव की आकृति भी कहा जाता है। मार्शल महोदय इसको शिव की आकृति कहते हैं, यानी आद्यतम शिव, यानी शिव की आकृति जो कहते हैं आद्यतम शिव या प्राचीनतम शिव है जो मानते हैं। तो ये किसकी आकृति मानी जाती है, ये शिव की आकृति, शिव की आकृति मानी जाती है। ठीक है, शिव की आकृति है जो इसे माना जाता है। हमें यह देखना है कि इसके ऊपर क्या क्या बनाए गए हैं, इसके ऊपर क्या क्या साक्ष्य हैं जो हमें मिले हैं, इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं जो मिली है। और ये चीज मैं आपको एक चीज पहले भी बता चुका कि भारतीय चित्रकला के जो प्रथम साक्ष्य हैं या भारतीय चित्रकला के जो सर्वप्रथम साक्ष्य हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से भी क्या, मोहनजोदड़ो से हमें ये जो पशुपतिनाथ की मुद्रा मिली है, सील मिली है, इसे भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। ये मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल में ही लिखा चुका हूं, ये मैं आपको प्राग ऐतिहासिक काल में ही लिखा चुका हूं, आगे भी लिखा दूंगा। ठीक है, ये क्या है, पशुपति नाथ की सील है। सबसे पहले हम देखते हैं इसका आकार, इस सील का आकार क्या है, आकार है इसका 5.7 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर लास्ट में लिख लेंगे, 3.7 सेंटीमीटर। और इसके अलावा बात करें तो है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। यह है इसका आकार। बनी हुई किसकी है, ये किसकी बनी है, ये बनी है सैल खड़ी से। किसकी बनी है ये सैल खड़ी से बनी हुई। ठीक है, माध्यम की बात कर लेते हैं इसके, माध्यम, इस माध्यम में बनी है ये सैल खड़ी की है। ठीक है, सैल खड़ी यानी स्टेटाइड, इंग्लिश में कहा जाता है स्टेटाइड, स्टेटाइड यानी किससे बनी है ये, स्टेटाइड यानी सैल खड़ी से बनी हुई। ठीक है, क्या बनाया गया इसमें, पशुओं से घिरे हुए एक योगी को दिखाया गया। ये योगी है, पशुओं से घिरे हुए हैं, तो पशुओं से घिरे हुए एक योगी को इसके अंदर दिखाया गया है। सबसे बीच में लेते हैं इसको। ठीक है, क्या इसमें क्या बनाया गया है, इसमें पशुओं से घिरे, पशुओं से घिरे, पशुओं से घिरे हुए योगी को बनाया गया है। ठीक है, योगी को दर्शाया गया है। पशुओं से घिरे हुए योगी को इसके अंदर क्या है, दर्शाया गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 4 पशु है जो मुख्य हैं, 4 पशु हैं जो मुख्य हैं। क्या दर्शाया गया इसमें, एक तो हाथी, देखो इधर आप देखोगे इसके ऊपर क्या है, एक हाथी है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, पशुपति नाथ की मुद्रा पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो चित्रित नहीं है, कौन सा पशु है जो चित्रित नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्या है, ये है हाथी, इसको आप पहचान सकते हो, इसको आप यहाँ पर देख सकते हो, एक्चुअल इमेज में भी आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हाथी। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा है। हाथी के नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है व्याघ्र। क्या दिखाई दे रहा है, व्याघ्र दिखाई दे रहा है, या कुछ है जो इसे कहते हैं चिता, कुछ है जो इसे चित्ता कहते हैं। क्या कहते हैं, चिता। कुछ लोग हैं जो इसे क्या मानते हैं, इसे मानते हैं बाघ। कुछ लोग इसे क्या मानते हैं, बाघ। एक हाथी है, एक क्या है, व्याघ्र है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये हाथी है। ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा अलग तरीके से इन्होंने बना दिया। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया हाथी,
और यहाँ पर आप इसको एकदम से डायरेक्ट क्लियर देख सकते हो, ये क्या है, व्याघ्र है, चीता है, यानी एक शेर के जैसी आकृति है जो इसके अंदर आपको नजर आती है। फिर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा है क्या, भैंसा। यहाँ आपको क्या दिख रहा है, भैंसा। अच्छा, एक बार एनवीएस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो ये कौन सा पशु है जो पशुपतिनाथ की मुद्रा पर अंकित नहीं है। भैंसा की जगह क्या आ गया, भैंस आ गया। भैंसा की जगह क्या आ गया, भैंस आ गया, और विद्यार्थी गलत करके आ गए, विद्यार्थी गलत करके आ गए। जब इंग्लिश में देखा तो आपको वही मिला, क्या, बुफेलो लिखा हुआ। भैंसा, बुफेलो का मतलब भैंसा ही होता है, ठीक है, यानी भैंस या भैंसा, यानी प्रजाति की बात कर रहे हैं। ये भैंस आ जाए या भैंसा आ जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके अंदर आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और देखना है कि और इसके अंदर क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, क्या ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, क्या नहीं है, ये पूछा था। और विद्यार्थी इस भैंसा, उन्होंने कहा भैंसा नहीं है तो भैंस थी, ऑप्शन में भैंस थी, इस वजह से ये आंसर नहीं होगा। नहीं, ये भैंसा है, इसको भैंस ये लिख सकता है, ये लिख सकता है, ठीक है ना, आप याद रखना। तो यहाँ पर क्या है, भैंसा है, तो भैंसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो भैंसा या भैंस में आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, आगे अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाता है तो। अच्छा, एक और बच गया, कौन सा, ये बच गया, और ये क्या है, ये है गेंडा। क्या है, गेंडा। क्या है, गेंडा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, गेंडा है। ये क्या है, गेंडा है। मेरे हिसाब से चारों पशु है जो आपको पता हो गया, हाथी है, गेंडा है, भैंसा है, तीन चीज तो क्लियर है। चौथे में आप कंफ्यूज मत होना, इसको व्याघ्र भी लिख सकता है, चित्ता भी लिख सकता है, बाघ भी लिख सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आए तो वो करना। इसके अलावा अगर ये घोड़ा लिख दे तो गलत हो जाएगा। उसमें इन्होंने क्या हुआ था, उसके अंदर उन्होंने गाय लिखा था ऑप्शन में, तो उसका जो सही आंसर है वो गाय होता। उन्होंने पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो पशुपतिनाथ की मुद्रा पर अंकित नहीं है, तो उन्होंने हाथी दिया था, गेंडा दिया था, और भैंसा की जगह भैंस दी थी, और एक लिखा था उन्होंने गाय। तो इसमें क्या है, इसमें गाय है जो नहीं है। बच्चे हैं जो भैंस देखा, उन्होंने कहा ये भैंस ही नहीं है, क्योंकि वहां पर तो क्या है, भैंसा है, इस वजह से ये जो आंसर है जो क्या कर दिया, इन्होंने गलत कर दिया। शिल्पी अग्रवाल जी कह रही है कि सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है, और भी बताइए किसी को अगर क्लियर आ रही है, या किसी को अगर ऑडियो में दिक्कत आ रही है क्या। शिल्पा जी आप या तो ईयरफोन लगाइए, या फिर एक बार फिर से आप ऐप को बंद करिए, ऐप को दोबारा से ओपन कीजिए, आपको ही ये प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सभी को मेरे हिसाब से सही आ रही है। एक बार फिर से बता दीजिए कि आपको ऑडियो एंड वीडियो है जो एकदम से क्लियर आ रही है। सविता गौतम जी कह रहे हैं ऑडियो इज गुड, हाँ ऑडियो ओके। हाँ तो शिल्पा जी आपको समस्या आ रही है, एक बार आप ऐप को बंद करिए, आप दोबारा से ओपन करिए, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। आप ईयरफोन लगा करके क्लास को देखिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जो आपको नहीं आएगी। मोनू जी भी कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर है। तो अगर ये चीज आपको क्लियर हो गई एकदम से, हाँ अलका जी कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है। अगर ये चीज आपको क्लियर है तो एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारी ये चीज क्लियर हो गई, और भविष्य में इस मुद्रा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो हम गलत नहीं करेंगे। एक चार पशुओं से संबंधित अगर प्रश्न पूछेगा तो हम क्या नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मछली का भी अंकित किया गया है। यहाँ पर एक मछली, इसके अंदर क्या है, एक मछली भी है, इसके अंदर क्या है, एक मछली है, वो भी दिखाई गई है। यहाँ पर इसके अंदर मछली की इमेज को थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये मान लो आप यहाँ पर क्या है, मछली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मछली, ऊपर की साइड में एक मछली का अंकन है, वो इस मोहर के ऊपर देखने को आपको मिलता है। नीचे की साइड आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर क्या है, हिरण है। यहाँ पर क्या है, हिरण है, यानी दो हिरण है। ये जो टूटी हुई इमेज है ना, यही इमेज प्राप्त हुई थी कहां से, मोहनजोदड़ो से, एक्चुअल में, वास्तव में। बाद में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इसका निर्माण करके इस मोहर को क्या कर दिया गया, पूर्ण कर दिया गया। सॉरी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिरण है, एक हिरण यहाँ था, और एक हिरण है जो यहाँ पर है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में इस मुद्रा को जब कंप्लीट किया गया तो वहां पर बना दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि इस मुद्रा के ऊपर क्या है, दो हिरण है। कितने हिरण है यहाँ पर, यहाँ पर दो हिरण है, दो हिरण भी है। अब अगर आपसे पूछ ले नया प्रश्न, नया प्रश्न ये ऐसे पूछेगा कि
मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की जो मुद्रा है, इस मुद्रा के ऊपर कुल कितने पशुओं को अंकित किया गया है? कुल कितने पशु अंकित है? 4 तो ये हो गए, एक मछली, पशु या जानवर, ठीक है, पशु या जानवर दोनों को, जानवर पूछेगा वो, तो कितने जानवर हैं जो इसके ऊपर अंकित किया गए हैं, ठीक है। तो 4 तो ये हो गए जानवर, एक हो गई मछली 5 और 2 हो गए हिरण, कितने हो गए? 7 हो गए। तो कुल जानवर कितने हैं इस सील पे? इस सील पे कुल जानवर है जो कितने हैं? सील पर कुल जानवर, ठीक है, पशुपतिनाथ की सील पर कुल जानवरों की बात करें तो पशुपतिनाथ कुल जानवर, कुल जानवर कितने हैं? कुल जानवर हैं 7। कौन कौन से हैं? एक तो है हाथी, एक है आपका गेंडा, ठीक है, एक है भैंसा, ठीक है, एक है व्याघ्र या चीता, ठीक है, व्याघ्र, एक है मछली, एक है इसके ऊपर मछली, और 2 है हिरण, 2 है हिरण। कुल कितने हो गए? कुल हो गए 7। कुल कितने जानवर है? कुल हो गए 7 जानवर। कुल कितने जानवर हो गए? 7 जानवर हो गए। इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका आंसर है जो सही सही करके आओगे। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर सैंधव लिपि के भी जो साक्ष्य है वो हमें इसके ऊपर मिलते हैं। यहां देखोगे ऊपर की साइड देखो, कुछ चिन्ह है अंकित किए गए हैं, कुछ चिन्ह है जो अंकित किए गए हैं। ऊपर की साइड कुछ चिन्ह अंकित किए गए हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो दोनों ओर से 5-5 चिन्ह है जो हमें देखने को मिल जाते हैं। कुल मिलाकर के इसके ऊपर 10 चिन्ह, 10 चिन्ह, जैसे एक ये हो गया, इस प्रकार से कितने चिन्ह हैं इस सील के ऊपर? 10 चिन्ह हैं या 10 अक्षर है जो चित्रित किए गए हैं। इसके ऊपर कितने 10 अक्षर हैं जो उत्कीर्ण किए गए हैं, वो भी आप लिख लो, यहां लिखो। सील पर, सील पर कुल एक साइड 5 और दूसरी साइड 5, यानी 5 + 5 बराबर 10। बीच में मछली बनाइए, 5 मछली से पहले 5 मछली के बाद, यानी कुल 10 अक्षर, 10 अक्षर, अक्षर उत्कीर्ण किए गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं, किए 10 चिन्ह भी इसके ऊपर उत्कीर्ण है वो किए गए। कहाँ रखी हुई है? ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है? संग्रह की बात कर लेते हैं, संग्रह या संग्रहालय, इन कौन से संग्रहालय में ये पशुपतिनाथ की जो मुद्रा है जो रखी हुई है? तो कहाँ रखी हुई है? ये रखी हुई है राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय संग्रहालय, संग्रहालय नई दिल्ली, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, ठीक है। मार्शल महोदय क्या कहते हैं? मार्शल महोदय की बात लिख लो, क्योंकि सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के निदेशक हैं। तो मार्शल क्या कहते हैं? मार्शल महोदय, ठीक है, मार्शल महोदय वो क्या कहते हैं? मार्शल महोदय इसे, मार्शल महोदय इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पशुपतिनाथ। मार्शल महोदय इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, यानी मार्शल महोदय इसे कहते हैं आद्यतम शिव, प्राचीनतम शिव या फिर आद्यतम शिव, प्राचीनतम शिव या फिर इसे कहते हैं आद्यतम, आद्यतम शिव। ये कौन कहता है? ये कहते हैं सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल है वो इसको पशुपतिनाथ की मुद्रा को क्या कहते हैं? आद्यतम शिव कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्यतम शिव, यानी मार्शल महोदय ही इसको नाम देते हैं क्या? पशुपतिनाथ या आद्यतम शिव। यहां तक की चीजें हैं जो मेरे हिसाब से एकदम से आपके क्लियर हो चुकी है। एक चीज जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने आपको
पहले बता दी, यहां पर आप याद रखना, क्या याद रखना, सबसे पहले लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है कि यहां पर एक 3 मुख वाले देवता का अंकन एक मोहर पर किया गया है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता का अंकन किया, इसी पशुपतिनाथ को 3 मुख वाला देवता बताया गया है। ठीक है, ये बात भी अगर आपको, तो चलो मैं आपको नोट करवा ही देता हूं। यहां लिख देता हूं मैं ना, इस सील पर 3 मुख वाले देवता का अंकन किया गया है, अंकन किया गया है, किया गया है। ठीक है, 3 मुख वाले देवता का अंकन है जो इसके ऊपर किया गया है। यहां तक देखा जाए तो शोर इसके अंदर क्लियर है, जो नहीं नजर आता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि 3 मुख वाले देवता का अंकन है जो कहां पर किया गया है, किस सील पर किया गया है, तो किस पे किया गया है, ये पशुपतिनाथ की जो सील है इसके ऊपर किया गया है, क्योंकि ये जो मुकुट है ये ऐसे लग रहा है कि किसी 3 मुख वाले देवता के ऊपर ये मुकुट है जो बनाया गया है। ठीक है, हमें तो सामने का केवल एक मुख है जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बात है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा पशुपतिनाथ, पशुपति नाथ की मुद्रा। ठीक है, पशुपतिनाथ की मुद्रा पर है जो 3 मुख वाले देवता का अंकन है जो किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एक और आपको लिखा देता हूं, वो ये है कि हालांकि मैं ये चीज आपको पहले लिखा चुका हूं, नोट करके एक और आप लिख लीजिए। भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का, भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य पशुपतिनाथ, पशुपति नाथ की शील को माना जाता है या मोहर को माना जाता है। ठीक है, पशुपतिनाथ की शील को ही माना जाता है, को ही माना जाता है, माना जाता है। कहां से मिला था, कहां से मिली थी ये सील, ये सील है जो मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारतीय चित्रकला के जो प्रथम साक्ष्य है वो कहां से मिले, तो वो मिले मोहनजोदड़ो से। भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य, इसी को प्रश्न दूसरा, इसी को दूसरा प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है क्या, कि भारतीय चित्रकला के, भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य, साक्ष्य मिले, कहां से मिले, भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य हैं जो कहां से मिले, ये मिले थे मोहनजोदड़ो से। कहां से मिले, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो से मिले किसको भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य माना जाता है, वो माना जाता है पशुपतिनाथ की मुद्रा या पशुपतिनाथ की सील को। अगर आपको पशुपतिनाथ की सील का पूरा मैटर अगर क्लियर, तो एक बार मुझे बता दीजिए, तब तक मैं आपको एक बार पुनः पशुपतिनाथ की मुद्रा के बारे में जो जो चीजें हैं वो सारी करवा देता हूं मैं रिपीट। हमने देखा, क्या देखा, कि ये मुद्रा है जो कहां से मिली थी, मोहनजोदड़ो से मिली थी। किसकी है, शिव की आकृति है। ठीक है, फिर हमने है जो इसका आकार आपको बताया, 5.7 इंटू 3.7 इंटू 2.5 इसका है जो आकार बना बताया। सेल खड़ी पत्थर से ये बनी हुई है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो 4 पशु है जो दर्शाए गए हैं। कौन कौन से, हाथी है, व्याघ्र है, गेंडा है और भैंसा है। इसके अलावा इसके ऊपर एक मछली भी दर्शाई गई है, और नीचे की तरफ 2 हिरण है वो भी दर्शाए गए हैं। और इसके अंदर ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये पशुपतिनाथ है,
ये एक सिंहासन पर बैठे हैं, उस सिंहासन पर किन पशुओं का अंकन है जो किया गया है, ये इसका क्या है, सिंहासन है। ये इसका क्या है, सिंहासन है, सिंहासन है। ये जो गद्दी है जिसके ऊपर ये बैठा है, उसके ऊपर क्या अंकित किए गए हैं, उसके उस गद्दी के ऊपर यानी जो नीचे की साइड में 2 हिरण है वो अंकित किए गए हैं। इसी सील के ऊपर 5+5 यानी 10 जो सैंधव लिपि के जो अक्षर हैं वो अक्षर भी उत्कीर्ण किए गए हैं। हेमंत जी कह रहे हैं क्लियर है, सब बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। बिल्कुल अपन इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। हेमंत जी कह रहे हैं ओके सर। हेमंत और महेश कुमार शर्मा कह रहे हैं कि बहुत क्लियर है सर। श्वेता गौतम क्लियर एंड लर्न। कन्हैयालाल स्वामी, नरेंद्र जी, तन्मय, निकिता दर्जी कह रहे हैं शानदार सर जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें आपको क्या लिखनी है, क्या है, आपको याद करनी है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको पशुपतिनाथ के ऊपर कुल कितने जानवर है, 7 जानवर हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। सातों में बात करें तो हाथी, गेंडा, भैंसा, व्याघ्र, इसके अलावा मछली और 2 हिरण, कुल कितने हो गए, 7 हो गए। इसके इस सील के ऊपर 5+5 यानी 10 क्या है, अक्षर हैं जो सैंधव लिपि के वो उत्कीर्ण है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखा हुआ है और मार्शल महोदय है जो इस पशुपतिनाथ की मुद्रा को क्या कहते हैं, पशुपतिनाथ या आद्यतम शिव है जो कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ये चीज भी हमने लिख ली। फिर हम बात करें आकार, मैंने आपको बता दिया पशुओं से घिरे हुए योगी को इसके ऊपर दर्शाया गया है। और इसके अलावा बात करें तो एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि किस सील के ऊपर 3 मुख वाले देवता का अंकन किया गया है, तो ये पशुपतिनाथ की मुद्रा पर 3 मुख वाले देवता का अंकन किया गया है। इस इमेज को देखोगे तो मेरे हिसाब से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछा हुआ है, इस वजह से ये चीज मैंने आपको नोट करके लिखा दी कि अगर ये प्रश्न दोबारा पूछा जाए तो आप क्या है ये करके आओगे। भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य की बात करें तो वो पशुपतिनाथ की सील को ही माना जाता है। और भारतीय चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो वो हमें भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। भारतीय चित्रकला के प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफा। भारतीय चित्रकला के प्रथम साक्ष्य में मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिली, मोहनजोदड़ो से जो पशुपतिनाथ की जो मुद्रा मिली उसे भारतीय चित्रकला का प्रथम साक्ष्य है जो माना जाता है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं एक सरंगी सांड या एक सरंगी हिरण की। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक सरंगी सांड या एक सरंगी हिरण कहां से मिला है, ये मिला है मोहनजोदड़ो से। यह है, आप देख सकते हो, एक सरंगी सांड या एक सरंगी हिरण कहते हैं। और इसी को कहा जाता है यूनिकॉर्न। एक शब्द याद रखना आप, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक विचित्र पशु है। ये एक अलग ही प्रकार का पशु है। एक सींग है तो हम कहते हैं इसे एक सरंगी सांड या एक सरंगी हिरण, या फिर इसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। तो प्रश्न सीधा पूछा जाएगा कि यूनिकॉर्न की जो मुद्रा है, जो सील है, वो कहां से मिली है, तो वो कहां से मिली है, वो मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। अच्छा, ये क्या है, ये बात भी हम लिख लेते हैं। ये क्या है, ये सील है, बहुत महत्वपूर्ण है। सील बोलो या फिर मोहर बोलो, सील या मोहर। माध्यम की बात करें यानी किसकी बनी हुई है, माध्यम, माध्यम है सेल खड़ी। किस माध्यम में बनी है, ये बनी है सेल खड़ी। सेल खड़ी यानी स्टे टाइड, स्टे टाइड। सेल खड़ी से ये निर्मित है, सेल खड़ी से निर्मित है, ठीक है, सेल खड़ी से निर्मित है, निर्मित है। इस इमेज को आप देख सकते हो। इसके ऊपर भी क्या है, इसके ऊपर भी देखो कुछ सेंधव लिपि में कुछ लिखे हुए हैं। सेंधव लिपि में इसके ऊपर भी कुछ न कुछ लिखे हुए हैं। तो एक सरंगी सांड भी हो चुका है क्लियर, या एक सरंगी हिरण बोलो मोहनजोदड़ो से मिला है, इसे यूनिकॉर्न कहा गया है और ये सेल खड़ी से बना हुआ है। अच्छा, इसमें आप देखोगे एक और आता है कुकुद वृषभ। कुकुद वृषभ यानी कुबड़ वाले बेल, कुबड़ वाले बेल। ये 4 आपको इमेज दिखाई दे रही है, इसके अंदर कुबड़ वाला बेल है जो यहां पर ये नजर आता है। क्या है ये, कुबड़ वाला बेल है। क्या है ये है कुबड़ वाला बेल। यही पैनल पीडीएफ है जो आपको ऐप के अंदर उपलब्ध हो जाएगी। वहां पर एक बार इसको फिर आप जूम करके देख लीजिए, एकदम से क्लियर हो जाएगी। ये है आपका कुकुद वृषभ या कुबड़ वाला बेल। यानी बेल है, उसके ऊपर देखो ये क्या निकला है, ये कुबड़ निकला है। ये बेल है, ये बेल है, इस बेल के ऊपर क्या निकला है,
ये कुबड़ निकला हुआ, इसको बोला जाता है कुबड़ वाला बेल। क्या बोला जाता है? कुबड़ वाला बेल, यानी कुकुद वृषभ। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कुकुद वृषभ। ठीक है, तो कौन सा ये है कुकुद वृषभ? कहां से मिला है? ये कुकुद वृषभ है, ये भी मिला है मोहनजोदड़ो से। और ये क्या है? ये भी है सील। ये भी क्या है? सील है, यानी ये क्या है? मोहर है। सील है, ये क्या है? मोहर है। ठीक है, किससे बनी है? ये भी सेल खड़ी से बनी है। ये भी किससे बनी है? ये भी बनी है सेल खड़ी से। सेल खड़ी से कहाँ रखी हुई है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये भी कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ठीक है, संग्रहालय की बात करें तो ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये भी कहाँ है? ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये भी कहाँ है? ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। नई दिल्ली। संग्रह की बात करें तो, संग्रह की बात करें तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखी हुई। ठीक है, एक सरंगी सांड, इसे यूनिकॉर्न कहा गया, सेल खड़ी से बना है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ये भी बात करें कुकुद वृषभ यानी कुकड़ वाला बेल, ये भी सील है, एक प्रकार की मोहर है, सेल खड़ी से बनी है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ये भी क्या है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो अब हम पढ़ेंगे दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। इस मूर्ति के बारे में और क्या क्या नाम है और क्या क्या इस मूर्ति को कहा जाता है, इस मूर्ति को और क्या क्या कहा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको मंगोलियन पुजारी का सिर भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि मंगोलियन पुजारी का सिर है जो कहां से मिला है, इसे मंगोलियन पुजारी भी कहा गया है। इसको दुसाला ओडे योगी भी कहा गया है। इसको दाढ़ी वाला योगी भी कहा गया है। जिमर है जो, इसको ओनली क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये पुजारी है। ये क्या है? पुजारी है। तो इसके जो अन्य नाम है वो भी मैं आपको बता देता हूं। दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति, इसे और क्या कहा जाता है? इसे मंगोलियन, इसको मंगोलियन पुजारी, मंगोलियन पुजारी का क्या कहा जाता है? सिर। मंगोलियन पुजारी का सिर भी कहा जाता है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको दुसाला ओडे योगी भी कहा जाता है। इसको दूसरे किस नाम से पूछा जाता है? इसको दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति। मंगोलियन पुजारी का सिर, यानी ये भी क्या है? सिर की क्या है? मूर्ति है। मंगोलियन पुजारी का सिर की मूर्ति, दुसाला ओडे योगी की मूर्ति भी इसको कहा जाता है। अच्छा, जिमर इसको क्या कहते हैं? जिमर है जो, इसको क्या कहते हैं? पुजारी कहते हैं, जिमर। इतिहासकार है, पुरातत्वविद है जिसका नाम क्या है? जिमर है। जिमर इसको क्या कहते हैं? जिमर इसको कहते हैं पुजारी। ये किसकी मूर्ति है? ये है पुजारी की मूर्ति। ये है क्या? ये मूर्ति है। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये क्या है? एक मूर्ति है। दुसाला ओडे योगी की मूर्ति है। योगी बोलो, पुजारी बोलो, या फिर आप मंगोलियन पुजारी का सिर बोलो, या दाढ़ी वाले योगी बोलो, यानी कई नामों से प्रश्न पूछा जाता है। निकिता जी कह रही है कि ऑडियो क्लियर नहीं है। एक मिनट रुकिए निकिता जी। क्या अब ऑडियो एकदम से क्लियर आ रही है? मुझे एक बार बता दीजिए दोबारा से। हाँ, ऑडियो क्लियर आ रही है क्या निकिता जी? या किसी और को भी प्रॉब्लम है तो वो भी मुझे बता दीजिए। अच्छा, जिमर ने इसे क्या कहा है? पुजारी कहा है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये बना किससे? सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये बना किससे है। नरेंद्र जी कह रहे क्लियर है, कन्हैयालाल, श्वेता गौतम क्लियर है, महेश कुमार शर्मा क्लियर, सबको क्लियर है? एक बार निकिता जी बता दीजिए आपको क्लियर है क्या? अगर क्लियर नहीं है तो ऐप को बंद करिए और दोबारा से चालू करिए।
कहाँ से मिली है ये मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी आपको याद रखना है। और फिर बात करते हैं माध्यम, यानी ये बनी किसकी है। तो ये किसकी बनी है, ये मूर्ति है जो, ये मूर्ति है जो, ये किसकी बनी है, ये बनी है सफेद चूना पत्थर से। किससे बनी है, ये बनी है सफेद चूना पत्थर से, सफेद चूना पत्थर से। अच्छा, एक जगह एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि ये किसकी बनी हुई है, ये सेल खड़ी की बनी हुई है। ये किसकी बनी है, ये सेल खड़ी की बनी हुई है। ठीक है, सेल खड़ी की बनी है, सेल खड़ी की बनी है। ऐसा कौन मानती है, ऐसी मानती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अगर आपको ऑप्शन में सफेद चूना पत्थर दिखाई दे, सफेद चूना पत्थर दिखाई दे, तो आपको क्या करके आना है, सफेद चूना पत्थर ही करके आना है। सेल खड़ी है जो आपको तब करना है जब ऑप्शन में सफेद चूना पत्थर दिखाई नहीं दे। जब सफेद चूना पत्थर है जो आपको दिखाई नहीं दे, तब आपको कौन सा ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना है, वो करना है आपको सेल खड़ी पत्थर। कौन सा करना है, सेल खड़ी पत्थर करना है। ठीक है, क्या क्या है इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताओं से ही प्रश्न पूछा जाता है। इस मूर्ति को आप देखिए, दाढ़ी मूंछ युक्त है ना ये, तो लिख लो दाढ़ी मूंछ युक्त है, दाढ़ी मूंछ युक्त। ठीक है, सर के ऊपर क्या है, इसके सर पर गोल अलंकरण है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको कुछ अलंकरण सा आपको दिखाई दे रहा है। तो दूसरी चीज है इसके सर पे, सर पर गोल अलंकरण, गोल अलंकरण। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाएं कंधे पर इन्होंने क्या है, क्या क्या धारण कर रखा है, ये सोल। बायां कंधा देखो ये है, ये बाएं, इधर अपन घूमेंगे, इधर अपन ऐसे घूमेंगे तो बायां कंधा कौन सा हुआ, ये हुआ। ये कौन सा है, ये बायां कंधा है। ये कौन सा है, दायां कंधा। क्योंकि मैं राइट हैंड से लिखता हूं तो ये कौन सा हो गया, दायां कंधा हो गया, और ये कौन सा है, बायां कंधा हो गया। मोहक दोषी कह रहे हैं कि सर हमें ये रिकॉर्डेड क्लास लाइव के बाद मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल सकती है मोहक जी, मोहक जी बिल्कुल मिलेगी। ये क्लास है जो अभी लाइव चल रही है, लाइव चलने के बाद ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, सबको मिलती है ये क्लासें। तो मैं क्या बता रहा था कि इसके बाएं कंधे पर क्या है, अलंकरण युक्त उन्होंने क्या है, सोल है जो धारण कर रखा है। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। बाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर, कंधे पर अलंकरण युक्त, अलंकरण युक्त शोल धारण कर रखा है, ये शोल ओढ़ रखा है। ठीक है, शोल धारण किए हुए हैं, किए हुए हैं। अच्छा, पुजारी के बाएं कंधे पर क्या है, पुजारी के बाएं कंधे पर अलंकरण युक्त क्या है, शोल है। पुजारी के बाएं कंधे पर अलंकरण युक्त क्या है, आपको शोल नजर आता है, यानी ये शोल है जो धारण कर रखा है। अब शोल के अंदर हम बात करें तो इन्होंने त्रिफुलिया, त्रिफुलिया अलंकरण है जो इसके शोल के अंदर हमें दिखाई देते हैं। जो अलंकरण है वो कैसा है, ये जो अलंकरण है ये कैसा है, अलंकरण में यहां लिख देता हूं इसका। शोल के अंदर जो अलंकरण है, शोल के अंदर है जो अलंकरण है वो कैसा है, त्रिफुलिया है। अलंकरण कैसा है, त्रिफुलिया। अलंकरण कैसा है, शोल के अंदर त्रिफुलिया अलंकरण है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मोस्टली प्रश्न है वो आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। केवल इतने ही प्रश्न है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जैसे जीमर है वो इसको क्या कहते हैं, पुजारी कहते हैं। उसी प्रकार जो गार्डन है वो इसको सुमेरियन व बेबीलोनियन का प्रभाव है वो इस मूर्ति के ऊपर आपको बताते हैं। इसका नाक कैसा है, इसकी आंखें जो कैसी है, पतली आंखें हैं तो इस प्रकार की खुदी हुई आंखें, कान कैसे, ये आप इमेज देख करके भी आप याद रख सकते हो अगर पूछा जाएगा तो। नहीं तो फिर आप ऐसे ही इसका क्या है आंसर कर दोगे, कोई ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। आप देखिए, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। इसको मंगोलियन पुजारी का सिर भी कहा जाता है, इसको दुसाला ओडे योगी की मूर्ति भी कहा जाता है। जिमर है जो इसको क्या कहते हैं, पुजारी की मूर्ति बताते हैं।
माध्यम की बात करें तो ये किससे बना है, ये सफेद चूना पत्थर से बना है, आपको एकदम से क्लियर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन में सफेद चूना पत्थर नहीं हो तो फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन होना चाहिए सेलखड़ी पत्थर। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, सेलखड़ी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन के अंदर चूना पत्थर, सफेद चूना पत्थर मिल रहा है तो आप यही करके आओगे। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि दाढ़ी मूछ युक्त है, ये बिल्कुल दाढ़ी मूछ युक्त है। सर के ऊपर इन्होंने कुछ गोल सा अलंकरण धारण कर रखा है, बाएं कंधे पर शोल धारण कर रखा है और शोल के अंदर त्रिफुलिया अलंकरण है वो दिखाई देते हैं। शोल के अंदर त्रिफुलिया अलंकरण है जो बने हुए हैं। ठीक है, यहां तक की चीजें हो गई क्लियर। अब देखते हैं आगे। अब दो तीन चीजें हैं वो और मैं आपको लिखा देता हूं। दो तीन चीजों में एक तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये रखी हुई कहां पर है। बहुत तो विवादित टाइप का प्रश्न है। आप पुरानी पेपर्स में आए हुए प्रश्न देखोगे तो वहां पर प्रश्न है जो ऐसे पूछा हुआ है, इसको अकेले को कहीं नहीं पूछा गया। इसका प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि ये मूर्ति है जो, जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी व दुसाला ओडे योगी की मूर्ति है जो किस संग्रहालय में है। तो कांस्य की नर्तकी के साथ इसको पूछा गया और वहां पर ऑप्शन में राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली है वो माना गया है। इस प्रकार के प्रश्न, कई प्रश्न है जो पूछे गए हैं। लेकिन आज के बाद अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा, अगर सिंगल प्रश्न पूछ ले और एक्चुअल में देखा जाए कि ये मूर्ति कहाँ रखी हुई है, तो ये कराची संग्रहालय पाकिस्तान में रखी हुई है। बाकी सिंधु घाटी सभ्यता की सभी मूर्तियां हैं जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है, लेकिन ये मूर्ति दुसाला ओडे योगी की मूर्ति है जो कराची संग्रहालय में रखी हुई है। ये आपको याद रखना है, ये एकदम से सही है। इस प्रकार का अकेले का प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया है कि दुसाला ओडे योगी की मूर्ति है जो कहाँ रखी हुई है। ये प्रश्न आज तक कहीं नहीं पूछा गया, इस वजह से आज तक आपको कराची संग्रहालय है जो आपने ध्यान नहीं दिया कि ये मूर्ति है जो कराची संग्रहालय में रखी हुई है। ठीक है, संग्रहालय की बात करें, संग्रहालय की बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये राष्ट्रीय संग्रहालय कराची या कराची संग्रहालय। ठीक है, कराची संग्रहालय कहाँ है? कराची संग्रहालय पाकिस्तान में। कराची संग्रहालय पाकिस्तान। ये मूर्ति कहाँ रखी हुई है? कराची संग्रहालय पाकिस्तान में रखी हुई है। इसके अलावा इसके ऊपर जो एक दो प्रश्न है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या कि जीमर है जो इसको क्या मानते हैं? जीमर, जीमर लिखो आप। जीमर इसे पुजारी की मूर्ति मानते हैं, पुजारी की मूर्ति मानते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका, लेकिन लिखा भी देता हूं, पुजारी की मूर्ति मानते हैं, मानते हैं। जबकि एक और है इतिहासकार जिसका नाम है, क्या नाम? गार्डनर, गार्डन। कौन है? गार्डन। एक और इतिहासकार है गार्डन। गार्डन है जो इस मूर्ति के ऊपर सुमेरियन सुमेरियन व बेबीलोनियन कला का जो प्रभाव है वो मानते हैं। गार्डन है जो इसके ऊपर सुमेरियन सुमेरियन व बेबीलोनियन बेबीलोनियन सुमेरियन व बेबीलोनियन कला का प्रभाव मानते हैं। कला का प्रभाव मानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में रखी हुई है ये मूर्ति। जिमर है जो इसे पुजारी की मूर्ति मानते हैं और गार्डन है वो सुमेरियन व बेबीलोनियन कला का प्रभाव है जो इस मूर्ति पर मानते हैं। ये दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति है, इससे संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको एक एक करके नोट करवा दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो, वरना अगर आपको एकदम से कंसेप्ट क्लियर है तो आप मुझे बताइए कि सर हमारे एकदम से क्लियर है, फिर चलते हैं हम आगे। इसके बाद हम जो अंतिम मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है वो मैं आपको पढ़ाता हूं। कौन सी? डांसिंग गर्ल। कौन सी पढ़ाता हूं? आपको पढ़ाता हूं डांसिंग गर्ल, यानी कांस्य की नर्तकी। कांस्य की नर्तकी जिसे कहा जाता है डांसिंग गर्ल। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में कहा जाता है डांसिंग गर्ल।
डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। सवेता जी कह रहे हैं ओके है, महेश कुमार शर्मा ओके, तन्मय कन्हैयालाल स्वामी ओके, एकदम बहुत बढ़िया, सबको एकदम क्लियर हो गया है। वैसे भी मैं आपको फटाफट रिवीजन भी करवाने वाला हूं क्लास के एंड में। अब अपन देखते हैं किसके, कांस्य की नर्तकी के बारे में। ये इमेज है जिसे आप देख सकते हो, यानी इसे डांसिंग गर्ल है जो कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे डांसिंग गर्ल है जो कहा जाता है। ये इमेज आप देख सकते हो, ये इमेज है जो HD में हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है इस मूर्ति की। बाकी एक्चुअल इमेज है जो इधर आपको नजर आती है वो है, ठीक है। डांसिंग गर्ल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ये कहां से मिलती है। ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। किसकी बनी हुई है? माध्यम देखते हैं इसका। माध्यम बहुत विवादित क्या है, किताबों में गलत छपा पड़ा है। किताबों में क्या छपा पड़ा है? गलत छपा पड़ा है। माध्यम की बात करते हैं तो ये कांस्य माध्यम की है, यानी कांस्य की, कांस्य जिसे अपन कहते हैं ब्रॉन्ज। अच्छा, ये प्रश्न जब एग्जाम में पूछा जाता है, कांस्य के साथ ताम्र, कई किताबों में भी ताम्र छपा पड़ा है, जबकि आप यहां देखोगे इंग्लिश में क्या है? ब्रॉन्ज है। ब्रॉन्ज का मतलब होता है कांस्य, ताम्र का मतलब होता है कॉपर। ताम्र का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? कॉपर होता है। तो ताम्र की नहीं बनी हुई है, ये किसकी बनी हुई है? ब्रॉन्ज की बनी है। और ब्रॉन्ज का हिंदी अर्थ होता है कांस्य, आप गूगल करके देख सकते हो। तो किताबों में भी छपी पड़ी है, इस वजह से ये नहीं कि किताबों में छपती वही इसका सही आंसर होगा। ये आपको ये भी मानना है, आपको ये मानना है कि वास्तव में किसकी बनी है? ये ब्रॉन्ज यानी कांस्य की बनी हुई प्रतिमा है, ठीक है। कांस्य की बनी, लेकिन कांस्य के किस तकनीक से? धातु की कांस्य की जो तकनीक थी, कांस्य से मूर्तियों बनाने की जो तकनीक थी, कौन सी तकनीक में ये बनी है वो भी आपको याद रखनी है। वो तकनीक है लोस्ट वैक्स मेथड। हिंदी में उस तकनीक का नाम है मधुच्छिष्टम, मधुच्छिष्ट विधि, मधुच्छिष्ट विधि, ठीक है। तो ब्रॉन्ज, अच्छा ब्रॉन्ज में बनी है। ब्रॉन्ज में अगर अपने बात करें तो ब्रॉन्ज की कौन सी तकनीक थी? ब्रॉन्ज यानी कांस्य की, कांस्य कौन से तकनीक का उपयोग हुआ है इसके अंदर? तकनीक की बात करें तो इसके अंदर जिस तकनीक में ये मूर्ति बनाई गई है वो तकनीक है लोस्ट वैक्स मेथड। लोस्ट वैक्स, लोस्ट वैक्स मेथड, लोस्ट वैक्स मेथड हिंदी में कहा जाता है मधुच्छिष्ट विधि। हिंदी में क्या कहा जाता है? मधुच्छिष्ट विधि हिंदी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है मधुच्छिष्टक विधि, मधुच्छिष्टक विधि या मधुच्छिष्ट विधि। ये आपको याद रखना है, इंग्लिश वाला याद रख लीजिए, ज्यादा सही है। लोस्ट वैक्स तकनीक, लोस्ट वैक्स, लोस्ट का मतलब बहाना, वैक्स का मतलब मोम, मोम को बहा करके मूर्ति बनाने की तकनीक क्या कहलाई? लोस्ट वैक्स मेथड कहलाई। ये भी मैं आपको जब अपना सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट होगा वहां पर आपको लोस्ट वैक्स तकनीक से कैसे मूर्तियां बनाते हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। अच्छा, यहाँ पर ये चीज आ गई। इसके साथ आपको एक चीज और याद रखनी है जो मैं नोट लगा करके आपको यहाँ पर लिखा देता हूं। भारतीय कला में धातु मूर्ति कला शिल्प की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन जो हमें उदाहरण मिलते हैं वो कौन सी मूर्ति के मिलते हैं? यही कांस्य की नर्तकी को माना जाता है। मतलब भारतीय चित्रकला में धातु से बनी हुई सबसे प्राचीन मूर्ति की बात करें या सबसे फर्स्ट मूर्ति, यानी वो प्रथम मूर्ति जो धातु से बनी हुई हो, उदाहरण के रूप में हमें कौन सी मूर्ति मिलती है? यही कांस्य की नर्तकी मिलती है, यानी डांसिंग गर्ल मिलती है, जो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। भारतीय कला में धातु मूर्ति शिल्प, लिख लो आप, लिख लो यहीं पर, लिख लो पहले, लिखो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय चित्रकला में, अच्छा भारतीय मूर्ति कला में, चित्रकला में नहीं, ये मूर्ति कला में, भारतीय मूर्ति कला में धातु से बने शिल्पों में सर्वप्राचीन,
सर्व प्राचीन, या हम कह सकते हैं सर्वप्रथम, सर्व प्राचीन या सर्वप्रथम मूर्ति मानी जाती है। मूर्ति यही है, मूर्ति यही है, आपको याद रखना है। कहां से मिली? ये मोहनजोदड़ो से मिली। भारतीय मूर्ति कला में धातु से बने शिल्पों में सर्व प्राचीन या सर्वप्रथम मूर्ति है वो कौन सी है? यही है कांस्य की नर्तकी। कौन सी है? यही है कांस्य की नर्तकी। अच्छा, इसके अलावा इसका आकार देखता हूं। आकार में भी बहुत, इस मूर्ति के प्रश्नों को जब मैं देखता हूं पीछे आए हुए, तो मेरे समझ में नहीं आता कि जो भर्ती करवाने वाली एजेंसी है वो इस प्रकार की छोटी छोटी गलतियां हैं वो कैसे कर देती है एग्जाम के अंदर। और बच्चे भी, कुछ बच्चे हैं जो आज भी उन क्वेश्चंस को ढो रहे हैं कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है तो इसका आंसर यही होगा। तो क्या पूछा गया है, उसका जो आंसर माना गया है, क्या वो सही है? अगर सही है तो अब मैं जब इसका आकार कराऊंगा तो वहां पर आप देख लेना, वहां पर आप देख लेना कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। इसके आकार की बात करते हैं, इस मूर्ति के आकार की बात करते हैं। इसका आकार है 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। आप इधर से देखोगे 2.5, 5, 10 यानी 10.5, ये है इसका आकार। ये तो है सेंटीमीटर में। गड़बड़ कहाँ होती है? गड़बड़ होती है जब भर्ती एजेंसी इसको पूछती है इंचीज में। इंचीज का एक सीधा सा आपको फॉर्मूला बताता हूं। 1 इंच के अंदर 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। 1 इंच के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2.5 का आप दे लीजिए भाग, 2.5 सेंटीमीटर मतलब इंच कितना हो गया? इंच हो गया 1 इंच। इसको करेंगे किस में चेंज होगा? ये 1 इंच। ठीक है भाई। 5, 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 5। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 इंच। 2.5 और 2.5 कितने हो गए? 2.5 और 2.5 5 है। 5 और 5 कितने हो गए? 10 है। तो ये तो हो गया 10 का तो हो गया 4, और 0.5 का ऊपर और कितने हो गए? 5 सेंटीमीटर का हो गया आपका 2, और कितने हो गए? 5.2, 4.2। तो इसका इंच में आकार है 4.2 इंटू 2 इंटू 1 इंच। ये प्रश्न आरपीएससी ने भी पूछा था, उसमें उन्होंने आंसर डाला था क्या? 4 इंच। और फट से विद्यार्थियों ने इस आंसर को क्या करवा दिया? डिलीट करवा दिया। डिलीट क्यों करवाया? क्योंकि 4 थोड़ी है, ये 10 इंच की, 10 सेंटीमीटर की नहीं है, ये 10.5 की है, यानी 10.5 सेंटीमीटर की, 10.5 सेंटीमीटर की। ठीक है। हाँ, 4.2 इंच इंटू 2 इंटू 1 इंच। आप इसको इनमें 2.5 का भाग देके देख लीजिए, आपके जो भी आंसर आएंगे वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। वो क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा। और सही उत्तर यही आएगा, 4.2 इंटू 2 इंटू 1 इंच। ये आएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। चलो अब चले आगे। हमने क्या देखा? इसका माध्यम देख लिया। क्या कांस्य की ये बनी है, ब्रॉन्ज की ये बनी है। ब्रॉन्ज की कौन सी तकनीक में बनी है? ये लोस्ट वैक्स मेथड यानी मधुचिष्ट मोम विधि में बनी है। भारतीय मूर्तिकला में धातु से बने शिल्पों में सर्व प्राचीन या प्रथम मूर्ति इसे माना जाता है। इसका आकार 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है जो माना गया है। ठीक है भाई। अब देखते हैं इस मूर्ति की विशेषता जो हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप इधर देखोगे, इसके बाएं हाथ में क्या है? कलाई तक चूड़ियां हैं। इस मूर्ति के बाएं हाथ में कलाई तक क्या है? चूड़ियां हैं। जो यहाँ पर ये एक्चुअल मूर्ति है, ये हमारी टीम के द्वारा बनाई गई एचडी में इमेज है। जहां पर भी आपको समझ आए वो आप याद रखिए, एनी हाउ आपको याद होनी चाहिए। इस मूर्ति को देखोगे तो इसके बाएं हाथ में क्या है? कलाई तक चूड़ियां है। यहाँ पर आप देखोगे इस मूर्ति के बाएं हाथ में, बाएं हाथ में कलाई तक चूड़ियां हैं। कलाई तक चूड़ियां हैं, कलाई तक चूड़ियां हैं। 1 नंबर विशेषता। फिर बात करते हैं इसका दाहिना हाथ। इसके दाहिने हाथ की बात करते हैं। दूसरी विशेषता में यह है कि दायां हाथ, दायां हाथ
कहां पर रखा हुआ है? कमर पे। दायां हाथ कमर पर रखा है। ठीक है भाई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके गले में क्या है? तीसरी चीज हम देखते हैं इसके गले में। इसके गले में क्या है? इसके गले में 3 मोतियों से बना हुआ हार है। इसके गले में अगर हम बात करें तो 3 मणियों या मोतियों से बना हुआ हार है। गले में 3 लटकनों, यानी हम कहेंगे तीसरी चीज क्या है? गले में 3 लटकनों, लटकनों लटकनों मतलब मोतियों या मोतियों का बना है। ठीक है, मोतियों, लटकनों या मोतियों का हार है। हार है, आप देखोगे 1 2 और 3, 3 मोतियों से बना हुआ इसके गले में क्या हार है? ये इसकी तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता बात करें, इसकी मुद्रा क्या है? चौथी विशेषता की बात करें, चौथी विशेषता इसकी मुद्रा। कौन सी मुद्रा में खड़ी है? तो ये मुद्रा है त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा, या फिर लिखा हुआ आता है नृत्यरत मुद्रा। नृत्यरत मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा या नृत्यरत मुद्रा में ये प्रतिमा है जो खड़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके जो बाल हैं, बालों का क्या बना है? जूड़ा बना है। पांचवी विशेषता आप देखोगे तो पांचवी विशेषता क्या है? बालों का जूड़ा है। ठीक है, बालों का जूड़ा है। किधर? पीछे। आंखें जो कैसी है इसकी? थोड़ी अंदर की तरफ धसी हुई है। तो ये मूर्ति अगर आपको याद है तो आप कंप्लीटली क्या कर दोगे? इसका उत्तर है जो दे दोगे। अच्छा, बात करते हैं अपन त्रिभंग मुद्रा की, कि आपको कैसे पता चले किसी मूर्ति को देख करके, किसी चित्र को देख करके कि इसकी मुद्रा क्या है। आपको अगर याद है तो कल मैंने आपको हड़प्पा पढ़ाया था। हड़प्पा के अंदर एक मूर्ति मिली थी, किसकी? नर्तकी धड़ मिली थी। क्या मिली थी? हड़प्पा से मिली थी एक नर्तकी धड़। आप याद रखना, आप देखना उसको। हड़प्पा से मिली थी एक नर्तकी धड़। नर्तकी धड़ मिली थी। कहां से मिली थी? ये हड़प्पा से मिली थी। अपनी कल की क्लास में देखना आप। ठीक है, हड़प्पा से मिली। ठीक है, वहां मैंने इस नर्तकी धड़ की जो मुद्रा है वो क्या लिखाई थी? मुद्रा लिखाई थी आपको संतुलित मुद्रा। संतुलित मुद्रा लिखाई थी। संतुलित मुद्रा क्यों लिखाई थी? क्योंकि आप उस मूर्ति को देखोगे, पत्थर की बनी हुई, ग्रे पत्थर से बनी हुई वो मूर्ति थी। क्योंकि वो मूर्ति है जो एकदम से सीधी खड़ी थी। सीधी खड़ी यानी एकदम संतुलित खड़ी। जैसे मान लो मैं ऐसे खड़ा हूं आपके सामने, बिना हिले डुले एकदम से सीधा खड़ा हूं, मतलब मुद्रा कौन सी है? संतुलित मुद्रा है। अच्छा, मुद्रा कौन सी? एक तो संतुलित मुद्रा हो गई, उसके बाद हो गया सीधा का सीधा द्विभंग। ऐसे झुक गया व्यक्ति, आगे की तरफ झुक गया या आदमी पीछे की तरफ झुक गया या साइड में झुक गया। एक साइड में अगर झुक रहा है व्यक्ति, या व्यक्ति एक जगह से बीच में से मुड़ा हुआ है, या प्रतिमा एक जगह से मुड़ी हुई है, तो वो मुद्रा कहलाएगी द्विभंग। इसके अंदर हम बात करें, इसके अंदर ये नर्तकी है जो 2 जगह से मुड़ी हुई है। 2 जगह से मुड़ी हुई है, इसलिए इसकी मुद्रा कौन सी होगी? त्रिभंग। कैसे? देखो आप इधर से देखोगे, यहां से यहां तक एकदम सीधी है ना, तो ये तो हो गया पहला भंग। भंग का मतलब मुड़ना या मुद्रा। ठीक है, फिर यहां से थोड़ा आगे की तरफ निकला है यहां तक, ये कौन सा भंग हो गया? ये दूसरा भंग हो गया। और फिर वापस क्या है? इसकी नीचे की तरफ है, तो ये कौन सा भंग हो गया? तीसरा भंग हो गया। तो ये तीसरी जगह से प्रतिमा मुड़ी हुई है। मतलब कह देखा जाए तो ये प्रतिमा में कितने बैंड है, ये कितनी जगह से मुड़ी हुई है? ये 3 जगह से मुड़ी हुई है, तो इसकी मुद्रा क्या है? त्रिभंग है। अगर मान लो देखा जाए 3 से ज्यादा हो तो क्या चतुर्भंग होगा? क्या नहीं। अगर 3 से ज्यादा है तो फिर वो क्या होगा? अति भंग होगा। फिर वो क्या होगा? अति भंग होगा। जैसे
आप देखते हो चोलकालीन शिव नटराज की मूर्ति, चोलकालीन शिव नटराज की मूर्ति जो क्या है, अतिभंग मुद्रा में है। चोलकालीन शिव नटराज की मूर्ति है वो अतिभंग मुद्रा में है। एक तो ये आपको यहाँ लिख ली, नर्तकी धड़ जो कहां से मिली, हड़प्पा से मिली, संतुलित मुद्रा में है। दूसरी ये है कि मोहनजोदड़ो से जो डांसिंग गर्ल है, कांस्य की नर्तकी मिली, वो कौन सी है, त्रिभंग मुद्रा में है। और एक और तीसरा है जो बहुत बार पूछा जाता है, यानी शिव नटराज। कौन सा, शिव नटराज। शिव नटराज, कौन सा शिव नटराज है, चोलकालीन, चोलकाल में जो शिव नटराज की मूर्ति है वो शिव नटराज, कौन सा कालीन, चोलकालीन, वो भी कांस्य की बनी है, चोलकालीन, चोलकालीन। ठीक है, ये प्रतिमा भी किसकी बनी है, ये प्रतिमा भी कांस्य की बनी है। जब हम चोल काल पढ़ेंगे तो ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, चोलकालीन है। इसकी मुद्रा क्या है, इसकी मुद्रा है अति भंग। इसकी मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा है कौन सी, अति भंग, अति भंग। ये प्रश्न है जो सारे के सारे प्रश्न है जो पुराने एग्जाम्स में पूछे गए, सारे के सारे प्रश्न है जो पुराने एग्जाम्स के अंदर पूछे गए। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये कांस्य की जो नर्तकी है ये भी आपको हो गया एकदम से क्लियर। एक बार फिर से मैं आपको फटाफट करवा देता हूं इसका रिवीजन, तब तक आप मुझे बता दीजिए कि हाँ सर हमारे ये चीज है जो क्लियर हो गई है। मैंने बताया डांसिंग गर्ल ये कहां से मिली, मोहनजोदड़ो से मिली है। बनी किसकी है, कांस्य की बनी, यानी ब्रॉन्ज की बनी है। कांस्य की जो मूर्तियां बनाने की कौन से तकनीक की है, तो ये लोस्ट वैक्स मेथड यानी मधुछिष्ट विधि जो तकनीक है उससे बनाई गई है। भारतीय मूर्तिकला में धातु से निर्मित सर्व प्राचीन या सर्वप्रथम मूर्ति है वो यही मानी जाती है। इसका आकार है वो 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मूर्ति को देखेंगे, इसका बायां हाथ है उसमें कलाई तक चूड़ियां हैं, दायां हाथ है वो कमर पे रखा हुआ है। तीसरी विशेषता में अगर हम बात करें तो इसके गले में 3 मोतियों से बना हुआ एक हार है। ये इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो इसकी मुद्रा है त्रिभंग, और इन्होंने बालों का क्या है पीछे जूड़ा है जो बना रखा है, ये भी हमने देखा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे पशुओं की मोहरों में। और पशुओं की मोहरों में अगर हम बात करें तो हमें एक और मोहर मिलती है, वो कौन सी मिलती है, वो मिलती है वृषभ की मोहर। कौन सी मिलती है, वृषभ की मोहर मिलती है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना कौन से संग्रहालय में रखी हुई है, संग्रहालय बता दिया क्या इसका, हाँ ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, इसका संग्रहालय नहीं लिखा है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। कहाँ रखी है ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी है। इसके संग्रहालय की बात करते हैं, संग्रहालय, संग्रह की बात करें तो ये कहाँ है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये मूर्ति है जो रखी हुई है। श्वेता जी कह रहे हैं ओके, महेश जी क्लियर है, तन्मय ओके, कन्हैयालाल ओके। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई आपको, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे चले, आगे देखते हैं पशुओं की मोहरों में एक और मोहर मिली है किसकी, वृषभ की। ये आप देख सकते हो वृषभ की जो मोहर है ये इस प्रकार की है, और ये कहां से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ये कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। किससे मिली है ये मिली है मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है ये मोहर, ये मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। इसका आकार भी आप देख सकते हो, इसका आकार है, इसका आकार आपको याद रखना है। आकार की अगर हम बात करें तो इसका आकार है 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 है। अच्छा एक मिनट, सेंटीमीटर को बार बार नहीं देखता, 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। और ये भी किसकी बनी है, ये भी कांस्य की बनी है। किसकी बनी है, कांस्य की बनी है, यानी कांस्य माध्यम की है, ये कांस्य माध्यम की है। ठीक है, कांस्य माध्यम में बनी हुई है। तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।